क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पैरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां सोमवार शाम आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जी हां, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर सोमवार शाम आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और घटना में अभी 11 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। और जेवन इलाके में बाइक सवार आतंकवादियों ने तीनों तरफ से बस को घेर कर फायरिंग की और इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब सुरक्षा बलों ने इलाके में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और पीएम मोदी ने भी दुख जताते हुए हमले की पूरी जानकारी मांगी है। और जम्मू कश्मीर में इस पुलिस बल को आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात किया जाता है, इसलिए इन जवानों को सिर्फ लाठी और ढाल दी जाती है और वहीं आमतौर पर एक सशस्त्र पुलिसकर्मी उनके साथ गाड़ी में सवार रहता है। और रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर पूरी करके जेवान स्थित पुलिस मुख्यालय लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बाइक सवार आतंकियों ने बस को तीनों तरफ से घेरकर फायरिंग शुरू कर दी और हथियार न होने से पुलिसकर्मी दहशतगर्दों की इस फायरिंग का जवाब नहीं दे सके। और साथ ही ये बस बुलेट प्रूफ भी नहीं थी, इसलिए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। और वहीं अपनी बेटी की हत्या के मामले में जेल में बंद एक आरोपी ने सजा से बचने के लिए खुद की हत्या की साजिश रच डाली है और उसने पैरोल पर जेल से बाहर आकर एक व्यक्ति को अपने कपड़े पहनाकर उसकी हत्या कर दी और शव को कुचलकर जला दिया गया। और उसने पत्नी से कह दिया कि लाश की शिनाख्त उसके पति के रूप में करे। और पुलिस इस मामले में काफी समय तक उलझी रही, लेकिन जब पुलिस ने उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया और गाजियाबाद पुलिस ने यह खुलासा किया और पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल 22 नवंबर को लोनी इलाके के एक खाली प्लॉट में एक अज्ञात शख्स की लाश मिली थी और लाश अर्ध जली थी और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। और पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। और छानबीन के दौरान दिल्ली के करावल नगर इलाके की रहने वाली एक महिला अनुपमा ने लाश की पहचान अपने पति के तौर पर की थी और उसने कहा कि उसके पति का नाम सुदेश था और 20 नवंबर को सुदेश ने लोनी इलाके के अपनी छत की मरम्मत करने के लिए एक मिस्त्री को कॉल किया और दिल्ली के करावल नगर से उसे लेकर लोनी इलाके में पहुंचा, जहां उसकी बीवी अनुपमा भी मौजूद थी। और सुदेश ने मिस्त्री से काम करवाया और शाम को जमकर शराब पिलाई और फिर लालच देकर अपने कपड़े उसे दिए और जिसे मिस्त्री ने पहन लिया। उसके बाद सुदेश ने मिस्त्री की हत्या कर दी और उसके चेहरे को कुचला और लाश जला दी। और इसके बाद सुदेश ने अपनी पत्नी से कहा कि जब पुलिस लाश की पहचान के लिए कहे तो तुम मेरी बताना और इससे मैं हमेशा के लिए मरा हुआ साबित हो जाऊंगा और सजा से बच भी जाऊंगा। और सुदेश ने पत्नी से कहा कि जब पुलिस पूछेगी तो तुम्हें हत्या की जानकारी कैसे नहीं मिली तो तुम कह देना कि मैं नीचे थी और मरम्मत की आवाज की वजह से मुझे जानकारी नहीं लगी। और पुलिस ने पूछताछ के आधार पर सुदेश और उसकी पत्नी अनुपमा को गिरफ्तार कर लिया। और सुदेश, जो एक कत्ल की सजा से बचने के लिए अपनी हत्या के साजिश रच रहा था, अब वो दो कत्ल का आरोपी बन गया। और वहीं चेन्नई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां एक व्यक्ति ने पत्नी से झगड़ा करने के बाद अपनी 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी और घटना बुधवार की बताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि 34 साल का राधा कृष्ण देर रात को घर लौटा और 7 साल की बेटी वदना श्री घर पर अकेली थी और बच्ची की मां एक निजी अस्पताल में नर्स है और वो ड्यूटी पर थी। और जानकारी के अनुसार राधा कृष्ण को अपनी पत्नी पर शक हुआ और उसने बेटी से पूछा कि मेरे जाने के बाद घर पर कौन आया था। जब बच्ची जवाब नहीं दे पाई तो राधा कृष्ण ने गुस्से में सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी बेटी के पेट पर कई वार कर दिए। और घटना के बाद राधा कृष्ण बच्ची को खून से लथपथ छोड़कर भाग गया और उधर रोने की आवाज सुनकर घर पहुंचे पड़ोसियों ने बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। और वहीं पुलिस ने राधाकृष्ण के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में प्रेमी के साथ बाइक पर जा रही प्रेमिका की सड़क हादसे में मौत हो गई और वहीं घटना पर प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया और इस हादसे में प्रेमी भी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में भी इलाज चल रहा है। और मृतक प्रेमिका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज भी कर दिया और जिले के जहानाबाद कस्बे की रहने वाली 22 साल की एक छात्रा का प्रेम प्रसंग पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ चल रहा था और छात्रा के परिजनों की माने तो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। और शुक्रवार सुबह प्रेमी ने छात्रा को फोन कर बातचीत करने के लिए बुलाया, जिसके बाद छात्रा अपने परिजनों को सूचना देकर प्रेमी के साथ चली गई। और वहीं बताया जा रहा है कि देर शाम जिले के गजरोला थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जंगल में बाइक एक पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में मौके पर ही प्रेमिका की मौत हो गई। और घटना के दौरान मोटरसाइकिल चला रहा प्रेमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और घटना की जानकारी मिलते ही प्रेमिका के परिजन शनिवार को जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। और इतना ही नहीं, प्रेमिका के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को दुर्घटना दिखाकर दबाना चाहती है। और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि एक्सीडेंट में छात्रा की मौत हो गई थी और वहीं प्रेमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज जिला अस्पताल में भी चल रहा है। भागलपुर के नाथनगर इलाके में बम ब्लास्ट हुआ है और इसमें एक 7 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। और घटना चंपानगर के मखदूम शाह दरगाह घाट पर सोमवार सुबह 11 बजे की है और जिले में बीते 5 दिनों में बम ब्लास्ट की ये तीसरी घटना है और 5 दिनों में बम ब्लास्ट में 2 मासूमों की मौत हो चुकी है। दरगाह घाट पर घटनास्थल के पास से 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए। पुलिस फिलहाल दोनों बम को डिफ्यूज कर लिया है। और वहीं जानकारी के अनुसार चंपानगर के आनंद कुमार दास का 7 साल का बेटा अमृत घाट पर बच्चों के साथ खेल रहा था और इसी दौरान उसे एक नया टिफिन दिखाई दिया और वो टिफिन के पास गया और उसे उठा लिया और उसमें बम था जो हलचल होते ही फट गया। ब्लास्ट के बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई और इसके बाद वहां लोगों की काफी भीड़ उमड़ गई और इस इलाके में फिलहाल अफरा तफरी मची हुई है। और इससे पहले भी 9 दिसंबर को नाथनगर स्टेशन के पश्चिमी कैबिन के पास झाड़ी में रखे बम के विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 11 दिसंबर को मोमिन टोला में बम विस्फोट से 3 बच्चे घायल हुए थे और उन मामलों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और वहीं पटना में चोरों ने आतंक मचा रखा है। हर एक 2 दिन पर चोरी की छोटी बड़ी वारदातें सामने आ रही और सोमवार को भी घर के अंदर चोरी किए जाने की बड़ी वारदात सामने आई है। राजीव नगर थाना के तहत मजिस्ट्रेट कॉलोनी के रोड नंबर 1 में स्थित एक घर में चोरों ने करीब 12 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख से अधिक रुपए की चोरी कर ली और इसमें घर के मालिक और किराएदार का भी सामान और कैश गायब है। जिस घर में चोरी की वारदात हुई वो किसी आम आदमी का घर नहीं है। ये घर राजकिशोर प्रसाद का है जो रिटायर्ड एडीएम है और इनके बेटे अनुराग सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी है और नोएडा में भी रहते हैं। और इस मामले में फोन पर सोमवार की देर शाम फोन पर एडवोकेट अनुराग से बात हुई। दरअसल एक शादी में शामिल होने के लिए अनुराग के पिता और रिटायर्ड एडीएम राजकिशोर प्रसाद और उनकी मां नोएडा में अपने एडवोकेट बेटे के पास गए थे और घर में किराएदार भी थे और रविवार को किराएदार की पत्नी और बच्चे भी शादी में शामिल होने के लिए चले गए थे और जाने से पहले घर को लॉक करके गए थे। और जब सोमवार को किराएदार वापस लौटा तो उसके होश ही उड़ गए और घर के अंदर ग्रिल टूटा हुआ मिला और सामान बिखरा भी मिला, जिससे किराएदार को अनहोनी की आशंका हुई। जब उसने पूरे घर को खंगाला तो वहां उसे चोरी होने के सबूत मिले और फिर उसने कॉल कर नोएडा में रिटायर्ड एडीएम और इनके बेटे को जानकारी दी। तब राजीव नगर थाने को सूचना दिया गया और पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर छानबीन की
और यह बात भी सामने आई कि चोर घर के पीछे से दीवार फांदकर घर में घुसे थे और अंदर के ग्रिल को तोड़कर घर के एक कमरे में गए और अलमीरा का लॉक तोड़कर उसमें रखे ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर गए। और इस मामले में राजीव नगर थाना में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई और सामने के घर में लगे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ और चोरों की पहचान के लिए किराएदार और पुलिस ने फुटेज को खंगाला भी है। और सुबह के करीब 3:50 के करीब 2 चोर दिखे जो सामान फेंक कर दीवार फांक कर जाते हुए दिखाई दे रहे। और उससे पहले शाम को 2 लोगों ने रेकी की थी और फिर रात करीब 10 बजे के करीब घर में घुसे और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के करुणा नवजीवन रिहैबिलिटेशन सेंटर के संचालक के बारे में एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट दिया और इसके बारे में काफी समय से शिकायतें मिल रही थी और एनसीपीसीआर ने जांच के बाद पाया कि यहां बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और बच्चों को जबरन ईसाई धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और रिपोर्ट में संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि शेल्टर होम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं और टीम में संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो असंतुष्टि जताई ही है और साथ ही बच्चों के धार्मिक अधिकारों के हनन को लेकर भी टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया और टीम ने निरीक्षण के दौरान एनसीपीसीआर की टीम ने पाया कि यहां लड़कियों को रोजाना ईसाई प्रार्थना पढ़ाई जा रही थी और उन्हें नियमित रूप से बाइबल पढ़ाई जाती थी और इसके लिए एक पादरी वहां नियमित रूप से आता था, जबकि वो लड़कियां ईसाई धर्म की अनुयायी नहीं थी और बच्चों को उनकी अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के बावजूद ईसाई धर्म के पाठ पढ़ाए जाते थे। एनसीपीआर की टीम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच करने की अनुशंसा की है और टीम ने यह भी सिफारिश की है कि यहां रहने वाली हर बच्ची से प्रशासन बात करे और प्रत्येक बालिका की जांच रिपोर्ट पेश करे और टीम ने सभी बच्चों को यहां से शिफ्ट करने की भी सिफारिश की है। चोरी के शख्स में युवक की मारपीट कर हत्या के मामले में कांग्रेस नेता और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक अन्य आरोपी कांग्रेस नेता के बेटे की पुलिस तलाश भी कर रही है। आरोपी युवक को घर से जबरन ले गए और लोहे के पाइप से सिर पर वार कर घायल कर दिया गया और इसके बाद उसे अस्पताल ले गए और पट्टी भी करवाई। फिर इससे उसे घर छोड़कर परिजनों को सूचना कर दी गई और सुबह जब युवक मृत मिला तो मृतक के भाई ने अलवर गेट थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और चौहानों का बेरा डोला भाटा निवासी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र नागवाल और उसके भाई कुलदीप नागवाल को गिरफ्तार भी किया गया और धर्मेंद्र के बेटे गौरव की पुलिस तलाश कर रही है। अजमेर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि चौहाना का बेरा डोला भाटा निवासी प्रमोद का बेटा देवीलाल चौहान ने 12 दिसंबर को अलवर गेट थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 11 दिसंबर की दोपहर करीब 3:30 बजे धर्मेंद्र नागवाल का लड़का गौरव और उसका चाचा घर आए और उसके भाई विनोद चौहान पर आरोप लगाया कि उसने घर के बाहर लगा पाइप चोरी कर लिया और विनोद ने मना किया तो उसे जबरन ले गए थे। और वहीं भीलवाड़ा में फिर एक बाल विवाह का मामला सामने आया और सोमवार की रात में एक मासूम लड़की को घोड़े पर बैठाकर बिंदोली निकाली गई और रात को ही बिंदोली के बाद मासूम की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन मासूम के घर पहुंच गया और अधिकारियों को देख शादी समारोह के घर में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जब लड़की के डॉक्यूमेंट मांगे तो उसकी उम्र 15 साल सामने आई और इसके बाद अधिकारियों शादी को वहीं रुकवा दिया गया और साथ ही परिजनों को शादी नहीं करवाने के लिए पाबंद भी लगा दिया है। और मामला कस्बे का है जहां रहने वाले जुंजार सिंह के घर पर सोमवार रात को उसकी बेटी गंगा की शादी होनी थी और इसी रात को गंगा की डोडिया से बारात भी आने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन को गंगा की उम्र कम होने की शिकायत मिली, जिस पर तहसीलदार हरेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और गंगा के परिजनों से उसके उम्र से संबंधित दस्तावेज मांगे गए और इसके बाद तहसीलदार हरमिंदर सिंह ने सभी को शादी नहीं करवाने के लिए पाबंद किया। और वहीं कस्बे में गंगा की शादी धूमधाम से की जा रही थी और कस्बे में उसकी बिंदोली भी निकाली गई थी। सरकार की ओर से बाल विवाह को लेकर ग्रामीण स्तर पर भी कई सरकारी कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन इस शादी के लिए बारात आने के कुछ समय पहले ही अधिकारियों को सूचना मिली थी
और ये ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे बाल विवाह की सूचना देने के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों पर सवाल भी खड़ा करते हैं। और वहीं बैतूल के गोड़ा डोंगरी तहसील के काली माई में एक युवक ने फेसबुक लाइव आकर दोस्तों से कहा कि मेरी पत्नी ने बेवफाई की और मैं अब नहीं जीना सकता और मेरे परिवार का ख्याल रखना। इसके बाद युवक जंगल गया और पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार काली माई निवासी दीपक दास, जिसकी उम्र 32 साल बताई गई, वो जंगल में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए और गोड़ा डोंगरी अस्पताल में जो काम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। और युवक की पत्नी करीब 20 दिन पहले उसे छोड़कर दूसरे लड़के के साथ चली गई, जिसके कारण वो डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली। और एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दीपक दास, जिसकी उम्र 32 साल है, और वो काले माई ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मरने से पहले उसने फेसबुक लाइव आकर मौत का जिम्मेदार पत्नी को बताया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।